गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी का क्विक रिवीजन करेंगे 32 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी कब लगता है किस देश में। जो हमारे इंडिया में लगेंगे इमरजेंसी उसके बारे में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा और काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहला बोल रहा है पॉइंट क्या कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात का जिक्र है, यानी कि इमरजेंसी मात्र 3 ही प्रकार के लगते हैं हमारे देश के अंदर। पहला आपातकाल जो लगता है वो राष्ट्रीय आपात उसको बोलते हैं, जिसका जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद 352 में उसका जिक्र है। अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रीय आपात, यानी कि नेशनल लेवल का जो आपात होगा उसको बोलेंगे राष्ट्रीय आपात, ठीक है। अनुच्छेद 352। नेक्स्ट आएगा उसको बोलेंगे राष्ट्रपति शासन 356, 4 जोड़ देना 356 हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर 4 जोड़ देना तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो अनुच्छेद 360 क्या है, वित्तीय आपात, यानी कि पैसे की जब कमी हो जाती है या कुछ पैसा से रिलेटेड जब मामला होगा। वित्त मतलब क्या, पैसा, है कि नहीं, तो उसको बोलेंगे वित्तीय आपात। 3 आपात याद रखना है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद नंबर 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और तीसरा आता है वित्तीय आपात, जिसको बोलते हैं किसमें आता है, अनुच्छेद नंबर 360 में आता है। अनुच्छेद नंबर 360, ये अनुच्छेद नंबर आपको तीनों एकदम दिमाग में होना चाहिए, इससे सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो बारी बारी से पढ़ेंगे तीनों के बारे में। तो पहला पढ़ते हैं क्या, राष्ट्रीय आपात के बारे में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जिक्र कहाँ है, तो 352 नंबर अनुच्छेद में जिक्र है। अब बोल रहा है कि कब लग सकता है, राष्ट्रीय आपात लगने की स्थिति क्या हो सकती है। पहला कंडीशन हो सकता है कि युद्ध हो रहा हो, अगर युद्ध हो रहा है देश के अंदर तब ये होगा, राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। या बाह्य आक्रमण हो, कोई दूसरा देश हम पे आक्रमण कर दिया तो लगाया जा सकता है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह कब होता है, राज्य के अंदर ही होते हैं, देश के अंदर ही होता है सशस्त्र विद्रोह। हो सकता है बहुत ज़्यादा 2 गुट के लोग हैं आपस में लड़ाई कर लिए, बंदूक निकाल के दन 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 चल रहा, उसको बोले सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, लेकिन क्या सशस्त्र हो रहा है, यानी कि वेपन का इस्तेमाल करके विद्रोह हो रहा है कि नहीं। शस्त्र मतलब बंदूक वगैरह का इस्तेमाल होकर विद्रोह हो रहा है देश के अंदर, तो उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगाए जाएंगे। तो याद रखना 3 कंडीशन होते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ, आगे पॉइंट लिखा हुआ कि घोषणा जो है कौन करता है, घोषणा जो करता है तो राष्ट्रपति करता है, तो कन्फर्म है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे करता है। मंत्रिमंडल बोलेगा सर कि राष्ट्रीय आपात लगा दीजिए सर, बहुत ख़राब स्थिति है, तब जाके लगाए जाते हैं, याद रखना है। राष्ट्रपति लगाता है लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे लगाता है। और ये लिखा हुआ कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, यानी कि आपसे हाईकोर्ट पूछ सकता है। न्यायालय मतलब आपके जो हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि आप राष्ट्रीय आपात क्यों लगाए, यानी कि सवाल आप कर सकते हैं, यानी कि न्याय संगत है, प्रश्नगत है। न्याय के अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपात क्यों लगाए। ऐसा नहीं कि अपना मेरा मन है हम लगा दिए, अपना कोई जवाबदेही नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब कहाँ है, न्यायालय में, यानी कि न्यायालय के में क्या है, प्रश्नगत है, यानी कि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है जब राष्ट्रीय आपात लगाइएगा तो, ठीक है। अब आता है 44वां संशोधन किया गया था। 44वां कब किया गया था, तो याद रखना है 1978, 1978 ईस्वी में क्या लगा था, कौन सा संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था 1978। 44वां संशोधन कब, 1978। इसमें क्या करा गया, इसमें बोला कि अनुच्छेद 352 में जो अधीन घोषणा है, या तो भारत में लगाए जा सकते हैं या भारत के किसी भाग में लगाए जा सकते हैं। यानी जो राष्ट्रीय आपात का जो जिक्र किया गया अनुच्छेद 352 में, ये बोल रहा था कि पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपात लगा दो, या तो किसी छोटे से इलाके में लगा सकते हैं, या किसी राज्य में लगा सकते हैं, या किसी जिला में भी लगा सकते हैं, ऐसा स्थिति है। यानी कि संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग में लगाया जा सकता है। ये कब डिसाइड किया गया, तो 44वां संशोधन हुआ था तब ये डिसाइड करा गया कि राष्ट्रीय आपात पूरे देश में नहीं बल्कि कोई छोटे से जगहों पर भी लगाया जा सकता है। तो याद रखना अनुच्छेद 352 पूरे देश में भी और किसी छोटे जगहों पर भी। कब बताया गया, ये करा गया, तो 44वां संशोधन 1978 में करा गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें राज्य सरकार निलंबित नहीं किया सकती, यानी कि राष्ट्रीय आपात लगेगा तो राज्य सरकार जो है निलंबित नहीं हो जाएगी, मुख्यमंत्री जो काम करता रहेगा। जितने भी अपने अपने पद के जो मुख्य मतलब लेवल के जो हैं, अपने राज्य के जितने भी मंत्री पद हैं जो भी हैं, अपने अपने जगह पे अपना अपना काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हटा दिया जाएगा उनको, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री हटा दिया, ऐसा नहीं होता। तो क्या बोला है, राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती, ये प्रावधान है। और संघ, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, संघ की कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण आता है। लेकिन क्या है कि राज्य सरकार निलंबित नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकार अपना काम करेगा, लेकिन कंट्रोल इसको कौन करेगा, संघ की कार्यपालिका, यानी कि सेंट्रल करेगा। जो केंद्र सरकार है वो करेगा, जो संघ की कार्यपालिका है वो कंट्रोल करेगा पूरे राज्य सरकार को। वही बोला कि ऐसे करो, वो ऐसे करो, और राज्य सरकार सिर्फ काम करेगा। समझ में आया, यानी राज्य सरकार निलंबित नहीं होगा, लेकिन किसी कंट्रोल में हो जाएगा,
संघ की कार्यपालिका कंट्रोल में हो जाएगा। इसका संघ की कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण किस पे होगा? राज्य सरकार पे होगा। जैसे ये बोलेगा वैसे करना पड़ेगा, जो सेंट्रल बोलेगा आपको करना पड़ेगा। ये है राष्ट्रीय आपात, समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या पॉइंट बोल रहा है? राष्ट्रपति द्वारा 1 माह तक होता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति अगर बोल रहा है कि हम राष्ट्रीय आपात लगा रहे हैं तो 1 महीने तक वैलिड है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपात लगाता है तो 1 महीने के लिए वैलिड है, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर 1 महीने के लिए वैलिड हो गया और आगे भी बढ़ाना है तो इस बात को कहाँ लाएगा? संसद में जाएगा। जब राष्ट्रपति लगाता है, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात लगाया, ठीक है, तो 1 महीने तो वैलिड रहा, और फिर ये अगर इसको बढ़ाना तो कहाँ जाएगा? संसद में जाएगा। अगर ये लिखा हो कि संसद के 2/3 बहुमत अनुमोदित करवा लिया जाए, यानी कि संसद के अगर 2/3 जो बहुमत वाले लोग अगर वोट देते हैं कि चलो सही है, राष्ट्रीय आपात जो लगाया गया है वो सही है, ये होना चाहिए, तब वैलिडिटी आपको बढ़ के कितना महीना हो जाएगा? 6 महीना हो जाएगा। देख रहे हो संसद का पावर। संसद में अगर ये बात चला जाता है राष्ट्रीय आपात का, अगर संसद ने डिसाइड कर लिया 2/3 अगर उनको बहुमत मिल जाता है, 2/3, 2/3 मतलब क्या? 2/3 अगर बहुमत मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? ये पारित हो जाएगा और 6 महीने तक वैलिड हो जाएगा। जो राष्ट्रीय आपात है कितने महीने तक? 6 महीने तक वैलिड हो जाएगा, ठीक है। और लिखा हुआ कि संसद पुनः बार बार 6 महीने तक बढ़ा सकती है। अब 6 महीने जैसे घटने वाला, जब 6 महीने तक रहा, हो सकता है 6 महीने के बाद क्या हो जाए? राष्ट्रीय आपात खत्म हो जाने वाला हो, तो फिर से अब संसद क्या कर रही है? संसद चाहे तो क्या कर सकता है? फिर 6 महीने के लिए बढ़ा देगा। लेकिन हर बार ये कंडीशन है कि हर बार वो मात्र 6 ही महीने बढ़ा सकता है। चाहे 10 बार बढ़ा लो, 20 बार बढ़ा लो, जितना बार बढ़ाना है बढ़ाते जाओ, लेकिन एक बार में वो 6 ही महीने बढ़ा सकता है संसद। ऐसा नहीं कि एक बार में 10 साल बढ़ा दिया। प्रॉब्लम संसद का ये है कि एक बार में मात्र वो 6 महीने में बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति लागू करता है तो सिर्फ 1 महीने के वैलिड होगा, अगर संसद उसको अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो 6 महीने के वैलिड होगा। अच्छा, संसद चाहे तो हर बार 6 महीने में बढ़ा सकता है राष्ट्रीय आपात को, ठीक है। एकदम दिमाग में चला गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि लोकसभा का विघटन हो गया या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है। यानी ये बोला गया कि लोकसभा नहीं चल रहा हो, लोकसभा का विघटन मतलब क्या? जिसमें राष्ट्रीय आपात लाएगा उसमें लोकसभा खत्म हो गया, लोकसभा विघटित हो गया, लोकसभा काम नहीं कर रहा हो। विघटित मतलब क्या? लोकसभा है ही नहीं, है कि नहीं? तो उस कंडीशन में क्या करोगे भाई? या ये भी कंडीशन हो सकता है कि राष्ट्रपति ने क्या करा? राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया, तो राष्ट्रपति क्या 1 महीने के लिए वैलिड होता है। अब 1 महीने तक चलते चलते क्या हुआ? 1 महीने के अंदर ही क्या होगा? क्या हो गया? जो आपका क्या बोलते हैं लोकसभा, वो खत्म हो गया, या तो शुरू से खत्म है, या तो जैसे ही क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आपात लागू हुआ उसके 1 महीने के अंदर क्या होगा? लोकसभा है ही नहीं, क्योंकि 1 महीने ही नहीं मेरे पास टाइम है। देखो राष्ट्रपति अगर लागू करता है, राष्ट्रपति तो कहाँ 1 महीने वैलिड है कि नहीं? लेकिन जिस समय इसने लागू करा उस समय राष्ट्र क्या बोलते हैं, मान लो कि लोकसभा चल रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद क्या हुआ? लोकसभा भंग हो गया, जिसमें ज़रूरत पड़ा लोकसभा का उस समय रहा ही नहीं, क्योंकि 1 महीने बाद ही ना बनाएगा वो, क्या 2/3 बहुमत से पारित करेगा 6 महीनों के लिए, है कि नहीं? उस कंडीशन में नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि जिसमें पारित किया उसी समय भी नहीं हो। 2 कंडीशन हो सकते हैं, है कि नहीं? लोकसभा का विघटन हो गया हो, यानी कि ऑलरेडी लोकसभा है नहीं। दूसरा कंडीशन ये है कि लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, यानी कि वो बिना पारित किए, लोकसभा बिना पारित करिए, मतलब लोकसभा के पास पावर क्या था? जो संसद है लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनता है कि नहीं, तो क्या करता है? 2/3 बहुमत मिलता है तो आगे बढ़ाता है कि नहीं? अब वो बिना पारित किए लोकसभा विघटित हो गया, मतलब जो राष्ट्रीय आपात उसको बिना पारित किए क्या हो गया? लोकसभा खत्म हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप? क्या करोगे? सोच के देखो क्या होगा। क्या लिखा हुआ? तो वह 6 माह तक प्रवर्तक रहती है। 1 सेकेंड, क्या कहा? हाँ, विघटित हो जाता तो क्या होगा? तो कंडीशन ये बनता है कि 1 महीना तो वैलिड रहेगा, राष्ट्रपति ने लागू करा तो 1 महीना वैलिड रहा, ठीक है। और उस समय लोकसभा नहीं है, लोकसभा विघटित है, तो जैसे ही लोकसभा बनेगी, नया वाला जो लोकसभा आएगा जिसका प्रथम बैठक होगा, उसको 30 दिन के अंदर उसको अनुमोदित करना होगा, यानी कि उसको या तो पारित कर दे या तो खारिज कर दे, 2 ही कंडीशन बन सकता है। अगर लोकसभा काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो 1 महीने तक वैलिड तो रहेगा राष्ट्रीय पद, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही नया वाला लोकसभा आएगा उसको काम क्या बनता है? पहला काम यही बनता है कि 1 महीने के अंदर क्या करे? वो राष्ट्रीय आपात को अनुमोदित करे। अनुमोदित मतलब क्या? उसको देख रेख करे, वो सही है गलत है, अगर सही है तो पारित कर दे, पारित कर दे कितना महीने? 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, अगर नहीं है तो खारिज कर देगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बोला है कि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो राष्ट्रीय आपात घोषित वापस लेनी पड़ती है। देखो अब राष्ट्रपति ने तो बोला कि संसद को कि सर ये मतलब राष्ट्रपति ने क्या भेजा? क्या बोलते हैं संसद में भेजा मामला जो राष्ट्रीय आपात का है, लेकिन क्या हो सकता है? लोकसभा के जो साधारण बहुमत से क्या हो सकता है? उसको खारिज भी कर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने बोल दिया कि चलो पारित हो तो पारित हो। राष्ट्रपति सिर्फ 1 महीने के लिए पावर, उससे ज़्यादा उनके पास पावर नहीं है, बाकी पावर संसद के पास है, और संसद में आता है लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है कि नहीं।
अब संसद ने क्या करा कि साधारण बहुमत से उसको बात खारिज कर दिया कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, राष्ट्रीय आपात नहीं लगना चाहिए। तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, घोषणा क्या करना, वापस लेनी पड़ेगी, ये कंडीशन है। समझ में आया? तो सबसे पावरफुल कौन हुआ, संसद हो गया, है कि नहीं? राष्ट्रीय आपात कंडीशन में सबसे पावरफुल कौन हो गया, संसद हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपात घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत किया जा सकता है। अब राष्ट्रीय आपात लगा है, उस पर क्या करना है, उस पर बात विचार करना है, कैसे लगेगा, क्या होना है। तो क्या कर सकता है लोकसभा, क्या कर सकता है, अधिवेशन तब आहूत, आहूत मतलब क्या होता है, आहूत मतलब समझते क्या होता है, बुलाना होता है, आमंत्रित करना होता है। यानी कि विशेष अधिवेशन कौन बुला सकता है, तो लोकसभा क्या कर सकता है, विशेष अधिवेशन बुलाएगा। क्यों बुलाएगा विशेष अधिवेशन, क्योंकि राष्ट्रीय आपात की मामला है भाई, है कि नहीं? तो वो बोल रहा है कि राष्ट्रीय उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जा सकता है। मतलब कंडीशन ये है कि तब बुलाया जाता है जब क्या हो, सदस्य की संख्या कितना होना चाहिए, 10 सदस्य होना चाहिए। अभी नहीं कि कोई है ही नहीं, लोकसभा के अंदर कोई है ही नहीं, आप बुला लिए तो कैसे ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हम क्या करना है, मतलब विचार विमर्श कर रहे हैं, विशेष अधिवेशन ला रहे हैं, है कि नहीं? तो उसके लिए कम से कम कितना संख्या होना चाहिए, 1/10 संख्या होना, जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के उसके 1/10 संख्या प्रेजेंट होना चाहिए। वो क्या करेगा, लिखित सूचना देगा। किसको देगा भाई, तो लिखित सूचना देगा, या तो वो अध्यक्ष को दे दे जब सत्र चल रहा हो, तो कंडीशन यही है, अगर सत्र चलेगा तो वो देगा, अगर जो लोकसभा के अध्यक्ष को दे सकता है। अगर सत्र नहीं चल रहा हो तो क्या करेगा भाई, अब लोकसभा चाह रहा है कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, आहूत किया जाए, तो क्या करेगा, उसके लिए क्या होना, सदस्य की संख्या 1/10 होना चाहिए। 1/10 सदस्य के जो होंगे, संख्या का जो 1/10 सदस्य होंगे, क्या करेंगे, वो लिखित सूचना देंगे, लिख के देंगे सूचना। किसको देंगे भाई, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे जब सत्र चल रहा हो। तो अगर सत्र नहीं चल रहा हो तो क्या होगा, सत्र नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति को देंगे, याद रखना। सत्र चल रहा हो तो अध्यक्ष को देंगे, अगर नहीं चल रहा तो सीधे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे सूचना कि सर हम विशेष अधिवेशन बुलाना चाहते हैं, उससे बात विचार करना चाहते हैं राष्ट्रीय आपात पे, तो अधिवेशन बुलाया जाए। ठीक है, ये है पावर लोकसभा के पास। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता है, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्त की 14 दिन के अंदर विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति क्या करेगा, 14 दिन के अंदर उसका रिप्लाई देना है। 14 दिन के अंदर क्या करेगा, विशेष अधिवेशन बुलाएगा। अगर लोकसभा ने लिखित भेज दिया है तो एकदम गारंटी 14 दिन के अंदर आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा, विशेष अधिवेशन बुलाना है तो बुलाना है। याद रखना है बात, 14 दिन के अंदर क्या करेगा लोकसभा, या तो लोकसभा अध्यक्ष बुलाए या तो राष्ट्रपति बुलाए, दोनों में से जिसको लिखित से अति मिला हो, सूचना मिला हो, है कि नहीं? तो 14 दिन के अंदर उनको आना है तो आना, विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं, यानी कि आमंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर, आपातकाल घोषणा का प्रभाव क्या होता है अगर इमरजेंसी लग गया। उद्घोषणा मतलब क्या, वो ऐसा घोषणा जो क्या सरकारी तौर पे हो, उसी को बोलते हैं उद्घोषणा हिंदी में। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है, मतलब कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गया, अनाउंसमेंट हो गया कि राष्ट्रीय आपात लग गया, तो उसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है, क्या लगता है क्या प्रभाव होगा। देखो पहला प्रभाव क्या है, अनुच्छेद 352 जिक्र है, राष्ट्रीय आपात का जिक्र तो पता है आपको, 352 में पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसके पास शक्ति गया, वो काम नहीं कर रहा है, उसको कोई पावर रहा नहीं, वो काम तो करेगा लेकिन किसके कहने पे करेगा, संघीय कार्यपालिका यानी कि सेंट्रल का जो कार्यपालिका है, राज्य का जो कार्यपालिका है उसके पास पावर गया, उसका सारा शक्ति किसके पास चला गया, संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाता है। यानी कि सेंट्रल पावर सेंट्रल के पास हाथ में चला जाता है, सारा पावर किसके पास होगा, सेंट्रल के पास, संघीय कार्यपालिका के पास। समझ आ रहा है, पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची के संबंध विषयों तक विस्तृत हो जाती है। जो संसद की जो विधायी शक्ति क्या है, संसद का जो नियम कानून बनाने की शक्ति क्या है, उसमें क्या बोला जाता है कि संसद जो भी बनाएगा वो क्या लेजिस्लेटिव बनाएगा, केंद्र से रिलेटेड बनाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि संसद जो कानून बनाते हैं, जो नियम कानून बनाता है, वो केंद्र से रिलेटेड होता है कि नहीं। जो क्या बोलते हैं संघ सूची में लिखा है उससे रिलेटेड होता है, जो राज्य सूची से रिलेटेड है उसमें तो कोई हेरफेर नहीं करता संसद, नहीं करता है। लेकिन इमरजेंसी जब लगेगा, जब राष्ट्रीय आपात लगेगा, तो जो राज्य सूची में जो विषय दिया गया उस पर भी क्या कर सकता है, वो नियम कानून बना सकता है, वहाँ तक विस्तार हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, अर्थात इसका मतलब देखो क्या लिखा हुआ समझा के, संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे नहीं, नॉर्मली क्या होता है, अगर राज्य सूची में जो विषय है वो सिर्फ राज्य उस पर देखेगा, सेंटर उसमें कोई हेरफेर नहीं करेगा। लेकिन राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस पर कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकता है, यानी कि सेंट्रल उसमें घुस सकता है बीच में, ये बात बोली गई है। ठीक है, यहाँ लिखा है राज्य के मध्य विधायी शक्तियों को का निलंबन हो जाता है, यानी जो मध्य शक्ति है ना, जो मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब सारा पावर केंद्र के पास चला गया, तब थोड़ी बंटवारा का बात रहा। ऐसे जनरली क्या होता है, केंद्र का शक्ति कुछ और होता है, राज्य की शक्ति कुछ और होता है। तो वही बोल रहा है, केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का समान वितरण का निलंबन हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। जो वितरण किया गया था, इसको पावर ये मिलेगा, इसको पावर ये मिलेगा, वो सब खत्म, निलंबन। राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती, जो राज्य की विधायिका है वो निलंबित नहीं होती। लेकिन विधायिका मतलब समझो, जो वहाँ पे नियम कानून बना रहे हैं या जो वहाँ पे राज्य कर रहे हैं, जो शासन चला रहे हैं,
वो निलंबित नहीं किया, इनको हटाया नहीं जाता है। वो अपना काम करें लेकिन सेंट्रल के कहने पे करें। बात यहाँ पे ये है, समझ में आया? जो राज्य की विधायिका वो निलंबित नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना है। ये लिखा हुआ कि संविधान संघीय एक से एकात्मक हो जाती है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अगर राज्य है तो राज्य बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा राज्यों के संघ को क्या बोलते हैं, हमारा देश बोलते हैं, है कि नहीं, सेंट्रल बोलते हैं। तब ये जो संघीय था, पहले पहले क्या था, राज्य में जो बन रहे हैं, जो बहुत सारे राज्य हैं उसके नियम कानून मिलकर क्या संघ बना रहे हैं, संघीय बना रहे हैं। संघीय संविधान कैसा हो गया, संघीय हो गया, है कि नहीं? बहुत सारे राज्य का सिलेक्ट मिल के बना था, क्या हो गया, संविधान तो संघीय है। लेकिन जब इमरजेंसी लगता है तो क्या होता है, एकात्मक हो जाता है। एकात्मक मतलब क्या है, सेंट्रल सीधे कंट्रोल करेगा, राज्य का कोई इसमें हेरफेर नहीं। एकात्मक मतलब यही होगा, मात्र एक पावर कर रहा है, एक ही है जो पूरे कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? तो वही हो गया, संविधान संघीय से क्या होता है, एकात्मक होता है। ये आपसे जो ऑब्जेक्टिव में आता है कि अगर राष्ट्रीय बात लगाता है तो जो संविधान है वो संघीय से कैसा हो जाता है, तो वो संघीय से एकात्मक हो जाता है। लिखा हुआ संसद द्वारा आपातकाल के में राज्य विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक पर। हाँ देखो, जो राष्ट्र से रिलेटेड जो कानून है, जो राज्य के जो विषय हैं उससे रिलेटेड अगर कानून बनाए जा रहे हैं संसद द्वारा आपातकाल में, तो कब तक वैलिड रहेगा, उसका भी तो कोई होना चाहिए ना। तो इसमें बोल रहा है कि जब तक आपातकाल है तब तक रहेगा ही, लेकिन 6 महीने बाद तक भी रहेगा। जैसे इमरजेंसी अभी राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपात आज खत्म हो गया, तो आज से 6 महीने बाद तक भी वो कानून चलता रहेगा तो रहेगा। ऐसा नहीं कि आज खत्म हो गया राष्ट्रीय आपात तो चलो कानून भी खत्म, ऐसा नहीं। वो कम से कम 6 महीने बाद तक वैलिड रहेगा। ये पॉइंट हम दिमाग में डाल लेना। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होता है तो राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, संवैधानिक वितरण को संबोधित कर सकता है। और राष्ट्रपति केंद्र, एक सेकेंड, मतलब क्या कर सकता है भाई, जो राष्ट्रपति है जो क्या कर सकता है, सेंट्रल तथा राज्य के जो मध्य कर का बंटवारा है, यानी पैसों को बंटवारा है, या जो टैक्स का बंटवारा है, टैक्स जो राज्य सरकार लेती है, जो केंद्र सरकार लेती है, क्या करता है, राज्य के बीच में और केंद्र सेंटर के बीच में बंटवारा होता है कि नहीं। हाँ, वो चीज़ क्या कर सकता है, इसमें संशोधित राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है कि नहीं राज्य को कम दिया जाएगा, ऐसा भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा है संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकती है, कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं भाई। राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन, जो सेंट्रल दे रहा है पैसा केंद्र को, उसमें क्या कर सकता है, कम अथवा समाप्त भी कर सकता है। ये पावर है। जब राष्ट्रीय आपात लगेंगे तो जो राज्य को पैसे दिए जा रहे हैं उसको या तो कम भी किया जा सकता है या तो समाप्त भी किया जा सकता है। कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऐसा समझ में आया? लेकिन लिखा हुआ ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष तक समाप्ति तक जारी रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन देखो ये पॉइंट आपको एकदम दिमाग से देखना है, एकदम ध्यान से सोचना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बोल रहा है वित्त वर्ष, समझते हो वित्त वर्ष? पहले ये बताओ, वित्त वर्ष सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। वित्त वर्ष होता है हमारे देश में जो वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है। जैसे साल का समझते हो, साल समझते हो क्या, 1 जनवरी से शुरू होता है 31 दिसंबर तक चलता है कि नहीं। उस तरह से वित्त वर्ष होता है जिसमें हमारा क्या आता है, नया बजट आता है। तो वित्त वर्ष जो होता शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है। जिस तरह से आप नया साल मनाते हो जब समझ लो कि वही है, 1 अप्रैल से शुरू होगा 31 मार्च तक चलेगा। ये इसको बोलते हैं वित्त वर्ष। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि लिख रहा है कि ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। अगर देखो कोई पैसे से रिलेटेड अगर बातचीत कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात लग गया, ठीक है, और राष्ट्रीय आपात लगा तो उसमें क्या बोला गया कि या तो राज्य के जो पैसा दिया जा रहा होगा तो कम कर देंगे या तो समाप्त कर देंगे। लेकिन वो कब तक लागू रहेगा, माना कि राष्ट्रीय आपात अब खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया तो जो आपने वित्त दिया, जो जो नियम कानून बनाया आपने पैसे से रिलेटेड, उसको भी खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए क्या है, जो वित्त वर्ष चल रहा है, माना कि वो 1 अप्रैल के बाद या ये क्या बोलते हैं अप्रैल चल रहा है, तो माना कि मई में लाया गया था कानून, मई में इमरजेंसी लगाया गया, समझो कि मई में इमरजेंसी लगा हुआ था, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था। उसमें कानून ये आया कि जो पैसा दिया जा रहा है राज्य को उसको हम कम कर दिए। ठीक है, अब सोच लो कि जून में है जो हमारा क्या हो गया, राष्ट्रीय आपात खत्म हो गया। मई में हमने राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था और जून में ख़त्म हो गया, और मई में क्या किया गया था, पैसा को कम कर दिया गया था राज्य का, और जून में राष्ट्रीय आपात खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जो पैसा कम करा गया था वो जून में फिर से उसको वापस मिल जाएगा राज्य को, जैसे ही राष्ट्रीय आपात खत्म हुआ ऐसे ऐसा मिल नहीं सकता। उसको इंतजार करना पड़ेगा पूरे साल का, यानी कि ये जो 31 मई देखो 1 अप्रैल से लेकर क्या है 31 मई तक वो वैलिड रहेगा। 31 मई के बाद ही क्या होगा, वो जो नियम है वो हटाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? यानी कि अप्रैल से लेकर मई के बीच में, मार्च के बीच में है, मार्च 1 अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में अगर वो कानून लागू हुआ है, यानी वित्त वर्ष के बीच में अगर वो कानून आया है पैसा घटाने वाला किसी राज्य का, तो वो अगला मतलब वित्त वर्ष तक रहेगा जारी, यानी 31 मार्च तक वो रहेगा कानून।
वो 31 मार्च के बाद ही क्या होगा, खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आपात खत्म तो चलो खत्म कर दियो नामकरण, ऐसा नहीं होता। यानी कि पूरे वित्त वर्ष के बीच में अगर आया तो वो वित्त वर्ष तक चलेगा चलेगा। अगला वित्त वर्ष जो आएगा, अगला वित्त वर्ष कब आएगा, तो 1 अप्रैल से आएगा। तो अगले वित्त वर्ष में वो नियम कानून हटाए जा सकते हैं। समझ में आया? कुल मिला के पॉइंट ये था। समझ में आया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपात खत्म हुआ तो चलो हटा देते हैं, जो पैसा कम किया सरकार को देना वो फिर से वापस देने लगते हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरे वित्त वर्ष तक जारी रहेगा वो नियम, यानी कि पैसा कम मिलेगा उसको। समझ में आया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 4th नंबर पॉइंट बोल रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल, इसके कार्यकाल 5 वर्ष। हाँ, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है कि नहीं। लेकिन जब राष्ट्रीय बात लगते हैं तो लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कैसे बढ़ाएगा, संसद बढ़ाएगा विधि के द्वारा। विधि बनाकर इनके नए नियम कानून बना के कर सकता है, लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष से जाके बढ़ा दिया जा सकता है। लेकिन याद रखना है पॉइंट ये है कि बढ़ाएगा तो कितना बढ़ाएगा भाई, ऐसा नहीं थोड़ी कि बढ़ा दिया तो भाई 10 साल बढ़ा दिया, 20 साल बढ़ा दिया लोकसभा कार्यकाल, तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, तो नियम कानून फॉलो ही नहीं होगा, संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। ये है रूल कि एक बार में मात्र एक साल बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये संशोधन ने करा, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, जनरली 5 साल कार्यकाल होता है। आप चाहते हो कि बढ़ाना चाहते हैं कार्यकाल, 5 साल नहीं 1 साल और बढ़ाना चाहते हो, ये याद रखना एक समय में एक बार में क्या बढ़ाएगा, 1 साल मात्र बढ़ाएगा, याद रखना। और कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, माना कि 1 साल बढ़ा दिया, फिर अगला साल उसको मन कर रहा है कि चलो नहीं अभी और बढ़ाना चाहिए लोकसभा कार्यकाल, फिर से बढ़ा देगा। लेकिन ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे भी कंडीशन क्या है, एक सेकंड क्या दिया हुआ है, संसद विधि बनाकर बढ़ाया जाता है, कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विषय आपात समाप्ति के बाद 6 माह तक ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 1 दिया गया है, देखो ये लिखा गया है। हाँ, ये कितने भी समय तक क्या करते बढ़ा सकता है, ये पॉइंट तो आपको दिमाग में हो गया कि एक साल कर बढ़ाते रहेगा जब तक संसद चाहेगा कि चलो बढ़ाना चाह रहे हैं, फिर 1 साल बढ़ा दिए, फिर खत्म होने वाला फिर 1 साल बढ़ा दिए लोकसभा कार्यकाल। कब, इमरजेंसी कंडीशन में, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कंडीशन में, ऐसा नहीं होता है, इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि आपातकाल समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा तक नहीं हो सकता। माना कि देखो राष्ट्रीय आपात लगा जनवरी में, ठीक है, जनवरी में राष्ट्रीय आपात लगा है, नियम क्या है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा सकते हैं। माना कि वो 1 साल कार्यकाल बढ़ाया, जनवरी से कार्यकाल बढ़ा दिया, तो जनवरी से कार्यकाल बढ़ा तो कब तक रहेगा, 31 दिसंबर तक रहेगा, है कि नहीं। और हो सकता है क्या हो, जनवरी है, हो सकता है कि फरवरी में क्या हो गया, फरवरी में क्या हुआ, हमारा राष्ट्रीय आपात खत्म हो गया हो, तब क्या करोगे भाई। जनवरी में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था और जनवरी में ही समझो कि उस समय तक क्या कार्यकाल बढ़ा गया था लोकसभा का, तो जनरल रूल क्या है कि 31 दिसंबर तक, क्या 1 साल के लिए बढ़ाया तो 31 दिसंबर तक बढ़ा रहना चाहिए। लेकिन बीच में ही क्या हो गया, राष्ट्रीय आपात खत्म हो गया, 31 दिसंबर से पहले ही खत्म हो गया। तो ऐसा थोड़ी है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो बढ़ाया तो बढ़ाया रहेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे ही खत्म हुआ, जिस दिन भी खत्म हो जाए, उसके मात्र 6 महीना बाद तक ही वो वैलिड रहेगा, भले 1 साल पूरे या 1 साल ना पूरे। लोकसभा कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 साल एकदम पूरा करना ही है। जैसे ही वो राष्ट्रीय आपात खत्म हुआ, उसके 6 महीने बाद तक वैलिड रहेगा, उससे ज़्यादा वैलिड नहीं रहना है। अभी नहीं कि जब लास्ट महीने में, माना कि जनवरी में राष्ट्रीय आपात खत्म हुआ, उस समय माना कि 1 साल बढ़ाया ही गया था, तो 1 साल बढ़ा हुआ रह जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 महीना के अंदर उसको फिनिश करना है। जैसे ही राष्ट्रीय आपात खत्म हो, उसको मात्र 6 महीने मैक्सिमम बढ़ा के रख सकते हैं कार्यकाल, उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर ये लॉजिक है। जनरली रूल है कि 1 साल बढ़ा सकते हो, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपात हटा दिया तो उससे 1 साल नहीं बढ़ना, उससे मात्र 6 महीने ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि उदाहरण के लिए देखो 5वीं जो लोकसभा था उसको बढ़ाया गया था, देखो 5वीं लोकसभा को बढ़ाया गया, देखो यहाँ पे 5वीं लोकसभा था 71 से लेकर 77 चला था। इसमें कार्यकाल को 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, यानी कि 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, बार 1 साल करके बढ़ाया गया, क्योंकि 1 साल में, एक बार में क्या करते, 1 साल में बढ़ा सकते हैं, तो 2 बार बढ़ाया गया था। जो 5वीं लोकसभा था उसके कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया था, साल भर करके, ठीक है। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। लिखा हुआ कि अनुच्छेद 358 359, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बोला है कि अनुच्छेद 358 359 जो राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपात काल लगेंगे तो आपके जो मूल अधिकार उसका भी तो हनन होगा। उसका जिक्र कहाँ किया गया, अनुच्छेद 358 और 359 में इसका जिक्र किया गया। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 358 क्या बोलता है, अनुच्छेद 358 बोल रहा है कि जो अनुच्छेद 19 में जो आपके अधिकार दिए गए थे, अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया था आपको मूल अधिकार, ये कमेंट करके आपको बताना है। तो ये बोला अनुच्छेद 19 में जो भी आपको अधिकार दिए गए थे, मूल अधिकार, वो अनुच्छेद 358 के तहत क्या कर दिए जाएंगे, आप हटा दिए जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे।
जो आपके मूल अधिकार 19 नंबर अनुच्छेद में दिया गया वो अपने आप क्या होगा, अनुच्छेद 358 के तहत क्या हो जाएगा आपका, खत्म। आपका मूल अधिकार का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सिर्फ जो अनुच्छेद 19 में दिया हो सिर्फ वो वाले मूल अधिकार, ये कहाँ जिक्र किया है, अनुच्छेद 358 में ये बात लिखी गई है कि जब राष्ट्रीय पात लगाए जाएंगे तो अनुच्छेद नंबर 19 के तहत दिए गए आपके जो मूल अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, कि आपके मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे। और जो अनुच्छेद 59 है उसमें क्या बोला गया है भाई, अनुच्छेद 59 में ये बोल रहा है कि आपको अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, 19 का तो पहले ही फिक्स हो गया 358 के साथ, लेकिन अनुच्छेद 359 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी आपके पास मूल अधिकार हैं वो सब आपके छीन लिए जाएंगे। सोच लो, 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 ही आपके पास रहने वाले, ये दो ही जो आपके मूल अधिकार आपके पास रहते हैं, बाकी जो है आपको छीन लिए जाएंगे। ये कहाँ जिक्र किया गया, 359 में जिक्र किया गया। और 358 में क्या जिक्र किया, 19 वाले आपको छीन लिए जाएंगे। ये बात याद रखना। तो याद रखना, जब ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं तो कौन कौन से जो हैं आपके, कौन कौन से क्या बोल सकते हैं आपके मूल अधिकार जो बचे रहते हैं। तो अनुच्छेद 20 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं और जो अनुच्छेद 21 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ये दोनों आपके पास सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा फिर भी आपके पास ये पावर है, ये जो आपके मूल अधिकार उसके प्रति आप आवाज़ उठा सकते हैं, उसका आपका हनन नहीं हो सकता कभी भी नहीं, किसी हालत में नहीं। लिखा है अनुच्छेद 358, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित रहती है। ये लिखा होगा 358 में, ये बोला गया है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगेगा उसके लिए क्या है कि ऑटोमेटिक आपका अनुच्छेद नंबर 19 के तहत जो अधिकार दिए अपने आप समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको केंद्र कुछ बोलेगा नहीं, या तो आपसे छीनेगा नहीं आके, वो अपने आप ही फिनिश हो जाएगा। वो जो आपका अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दिए वो खुद ब खुद आपके मूल अधिकार छीना जाएगा। जैसे ही राष्ट्रीय आपात कदम, ऑटोमेटिक समझ लो, ऑटोमेटिक मशीन की तरह जैसे ही लागू हुआ राष्ट्रीय आपात, आपका अनुच्छेद 19 में जो दिया गया मूल अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा, फिनिश। आप कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसा नहीं वर्णन करेगा। लेकिन नेक्स्ट वाले कंडीशन में क्या है, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो यहाँ इसी पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्वतः ही निलंबित होते हैं। और दूसरे शब्द में ये बोल सकते हैं कि राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है। यानी राज्य के पास ही पावर है, ये सारा पावर देखो, भले सेंट्रल कर रहा है कंट्रोल, ठीक है, लेकिन जो नियम कानून है वो तो भाई राज्य सरकार के हाथ में ही रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार तो हटाया नहीं गया है कि नहीं। तो राज्य सरकार क्या कर सकता है, आपको अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार है उसको या तो कम कर सकता है या तो उसको क्या हटाने के लिए कानून बना सकता है। ये राज्य सरकार के पास पावर है, क्योंकि सेंट्रल ने बोल दिया है कि राष्ट्रीय आपात लगा है तो राज्य सरकार आपका जो मूल अधिकार है वो छीन सकता है। कौन छीनेगा, तो राज्य सरकार छीनेगा। नेक्स्ट बोलते हैं किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर यह अनुच्छेद 19 के द्वारा पर 6 मूल अधिकार उल्लंघन है और चुनौती नहीं दिखाई। हाँ, जैसे जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि आपका मूल अधिकार का हनन होता है, तब क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके अपना चुनौती दे सकते हैं कि सर मूल अधिकार का मेरा हनन हो रहा है, इसके प्रति हम आवाज़ उठा सकते हैं हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स में। जनरली ऐसा होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। अगर अनुच्छेद 19 से आपका छीन लिया गया है तो आप जाकर चुनौती उसको नहीं दे सकते हैं कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप चिल्लाने नहीं लग सकते कि सर देखिए सर मेरा छीना जा रहा है, सरकार हमारा हनन कर रहा है सर मूल अधिकार का। आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं है। राष्ट्रीय आपात लगा तो इसमें हाई कोर्ट्स कुछ नहीं करेगा, अनुच्छेद 19 में जो दिया हो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है आपका। सिर्फ वो काम करेगा सिर्फ 20 और 21 का जब हनन होगा आपका, तभी आपको सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट सुनेगा। इसी के प्रति आप चुनौती दे सकते हैं जब आपका हनन होगा, ये दो चीज़। लेकिन इसके अलावा अगर जो भी आपको मूल अधिकार दिए आपका हनन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकता। तो ये बोला इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता, ये बात बोला गया। और यही बोला कि आपातकाल जैसे ही समाप्त होता है वो क्या होता है, पुनः इसको क्या होता है, स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाती है। जैसे ही आप आपातकाल खत्म हुआ अपने आप से आपका अनुच्छेद नंबर 19 में जो मूल अधिकार दिया अपने आप को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक है भाई। आपातकाल लागू हुआ तो हटा दिए जाएंगे, या आपातकाल जैसे ही खत्म हुआ आपको मूल अधिकार दे दिए जाएंगे 19 वाला, ठीक है। लिखा गया 1978 में, अभी पढ़ा था आपको 40 संशोधन का वो था, 40 संशोधन 1978 में। इसमें बोला कि अनुच्छेद 358 में क्या लिया गया, प्रथम हाँ 2 प्रकार चेंजेस करा गया। कौन चेंज करा गया भाई, 40 संशोधन हुआ था 1978 में, तो 2 चेंज किया गया था। 358 के तहत 2 चेंज किया गया था। अनुच्छेद 358 में कुछ चेंजेस करा गया था, 2 चेंज किया था। प्रथम बोला कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल निलंबित किया जाता है, ना कि सदस्य विरोध का। हाँ देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रीय आपात तो लगते हैं 3 प्रकार से लगते हैं। पहला तो लगता है कि युद्ध हो गया तो लगता है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, बाह्य आक्रमण हो गया तो लगता है, और तीसरा हमने पढ़ा था कि जो विद्रोह हो गया तो, सशस्त्र विद्रोह जिसको बोलते हैं, यानी कि इंटरनल मैटर रहा तो। लेकिन ये संशोधन करके ये बताया गया कि अनुच्छेद 19 जो है जो आपका जो मूल अधिकार दिया गया उसको कब छीन सकता है, जब 2 कंडीशन, यानी कि 2 वाले, मात्र 2 जो क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आपात लगेगा 2 कंडीशन में, यानी कि युद्ध की स्थिति में और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, तभी जाके वो छीना जा सकता है। लेकिन वही अगर इंटरनल मामला हो गया, यानी कि सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उस कंडीशन पर नहीं छीना जा सकता है।
समझ में आया? यानी कि युद्ध होगा या बाहरी आक्रमण होगा तो ही आपका मूल अधिकार छीना जाएगा, अनुच्छेद 19 वाला। लेकिन वही अगर क्या रहा, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो उस कंडीशन का मूल अधिकार नहीं छीना जाएगा। ये इंटरनल मामला है, तो इसमें आपका मूल अधिकार 19 में जो दिया गया वो नहीं छीन सकता है, छीना जा सकता है। ये बात याद रखना, सिर्फ 2 कंडीशन में छीना जाएगा। एक संशोधन का पहला चीज़ ये करा गया। दूसरा क्या संशोधित किया गया इसमें ये बोला केवल उन विधियों को आपातकाल में संबंधित है जो चुनौती नहीं दी जा सकती। देखो, और राष्ट्रपति जो लाता है नियम कानून, मतलब जब ये लाया राष्ट्रीयवाद लाया, तो सिर्फ उसी चीज़ को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं जो कि ऐसे। देखो, मूल अधिकार तो बहुत सारा है कि नहीं, जैसे देखा जाए तो मूल अधिकार तो बहुत है, 19 है, अनुच्छेद 19 में है, 20 में बहुत सारे हैं। लेकिन कंडीशन तो ये दिया कि 19 वाला के बारे में तो हमें पढ़नी है, और बाकी जो बचता है 20 और 21 के बारे में पढ़ लिए कि आपसे नहीं छीना जा सकता। अब इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास क्या मूल अधिकार है, वैसा थोड़ी कि सबको सब आपको छीन लिए जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपातकाल की स्थिति में संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीयवाद लागू हुआ तो जो उससे रिलेटेड जो आपका जो मूल अधिकार है उसी को सिर्फ हटाया जा सकता है। ये नहीं कि सारे को हटा दिया जाएगा। सरकार से पावर तो सब हटाने का है, लेकिन सब नहीं हटा सकता है। वो जो है रिलेटेड है, आपातकाल से रिलेटेड कुछ और है, वो हटा दे रहा है कुछ और पावर, जो मूल अधिकार वो छीन ले रहा है, ऐसा थोड़ी करेगा। जो आपातकाल से रिलेटेड जो आपका मूल अधिकार है उसी को सिर्फ छीना जा सकता है। समझ में आया? और बाकी जो है उसको आप चुनौती दे सकते हैं, जो बाकी आपका बचा हुआ है उससे रिलेटेड आप चुनौती दे सकते हैं। सिर्फ उसी को आप चुनौती नहीं दे सकते जिससे जो कि आपातकाल से रिलेटेड हो, जो आपातकाल से जुड़ा हुआ आपका मूल अधिकार है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि सर मूल अधिकार क्यों छीन रहे हैं सर, बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए आपातकाल से। अगर नहीं रिलेटेड उससे है तो आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों का निलंबन, अन्य मूल अधिकारों का निलंबन होता है। जैसे आपका निलंबन मतलब वही समझ रहे हो, हटाया जा सकता है, छीन लिया जा सकता है। तो ये कुछ है नहीं, इसमें कुछ बोला गया पॉइंट में लिखा होगा निलंबन उन मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो कि राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। यानी जो राष्ट्रपति आदेश देता है तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बोल देता है, वो लिखित आदेश देता है कि चलो राष्ट्रीयवाद लागू कर रहे हैं, ये पॉइंट्स ये कंडीशंस किया जा रहा है। तो वही बोला, राष्ट्रपति के आदेश में जो वर्णित है वही सिर्फ मूल अधिकार आपसे छीने जाएंगे, नहीं कि सब, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रपति ने बोल दिया सिर्फ वही आपसे छीन सकते हैं, वो भी 20 और 21 को छोड़ के ही राष्ट्रपति बोलेंगे। 20-21 में पावर नहीं है राष्ट्रपति को, समझ में आया? तो राष्ट्रपति के जो आदेश में जो वर्णित है वही सिर्फ मूल अधिकार से छीने जा सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो क्या करता है, राज्य उस मूल अधिकार को रोकने या हटाने के लिए कोई भी विधि नियम कानून बना सकता है। सिंपल सी बात, या कार्यकारी कदम उठा सकता है। राष्ट्रीय पद लागू हो तो राज्य के पास फुल पावर है कि आपको मूल अधिकार को छीने, है कि नहीं? लेकिन रिलेटेड किससे होना चाहिए? राष्ट्रीय पद से रिलेटेड होना चाहिए। तो कोई भी कानून बना सकता है आपके विरोध में, कोई भी कानून, आपको मूल अधिकार के विरोध में कोई भी कानून बना सकता है राज्य। आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, आपके पास पावर है नहीं। वही बार चुनौती आप नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 44 सेशन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 359 में क्या जिक्र है? 2 प्रतिबंधित लगाया गया। क्या लगाया गया भाई? देखो, अनुच्छेद 359 में, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? 44 सेशन हुआ था, इसमें 358 में चेंज करा गया था। इससे पहले आप 2 चीज़ पढ़ा गया था, 358 में चेंज करा गया था, और इसमें 359 में भी चेंज करा गया। क्या चेंज करा गया था? अनुच्छेद 359 में देखो क्या चेंज करा गया था, 2 चीज़ चेंज करा गया था इसमें भी। इसमें पहला चेंज करा गया था, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के अंदर दिए गए अधिकारों को लागू करने के न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित नहीं कर सकता। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 जो आपके अधिकार मूल्य अधिकार हैं उसमें राष्ट्रपति कोई हेर फेर नहीं कर सकता। और आप इसके अगर आपका ये हनन हो रहा है, अनुच्छेद 20 इसमें दिए गए मूल अधिकार उसका अगर आप हनन हो रहा है तो सीधे आप जा सकते हैं न्यायालय, जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उसमें राष्ट्रपति कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता, कोई पावर ही नहीं राष्ट्रपति को। समझ आ रहा है? दूसरा पॉइंट ये बोला गया या कि न्यायालय के अधिकार को लंबित नहीं हो सकता, यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है। हाँ देखो, ये 20-21 क्या है इसके हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 20 में दिया हुआ कि क्या लिखा हुआ? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आपके पास है। अनुच्छेद 20 में हमने पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। अनुच्छेद 21 में क्या जिक्र है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अधिकार। अनुच्छेद 20 में ये बोल रहा है क्या कि आपके पास कोई आरोप लगाया गया है तो आपके पास ये तो शक्ति होना चाहिए ना, आपके पास पावर तो होना चाहिए ना कि आप अपने विरुद्ध में क्या कर सकते, वकील रख सकें, उसके पास लड़ सके, केस लड़ सके। इसका जो हम पे आरोप लगाया वो गलत लगा, वो तो लड़ने का अधिकार रहना चाहिए, चाहे राष्ट्रीय पद लगे या ना लगे। लग भी जाए तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए दोष सिद्धि करने, यानी कि वो दोष जो है उसको प्रूफ करने का अधिकार हमको होना चाहिए। मेरे पास दोष नहीं तो हम अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए लड़ सकते हैं। ये इस जिक्र किया गया अनुच्छेद नंबर 20 में। अनुच्छेद 21 में क्या किया है? हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार हमको है, हमारे शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रीय पद लग गया तो सरकार हमको जान से मार देगा, है कि नहीं? अगर ये नहीं रहता अनुच्छेद 21 अगर आपसे छीन लिया जाए, यानी सरकार आपको आएगा मार के चला जाएगा।
तो ये दो चीज़ आपसे नहीं छीना जा सकता। दो सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण आपको दिए गए वो नहीं छीना जा सकता, और जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपसे छीना नहीं जा सकता। ये चेंज करा गया था 40 संशोधन जो 359 में जो था उसमें चेंज करा गया था। दूसरा क्या किया गया था? दूसरा में ये बोला गया कि उन्हीं विधियों की चुनौती के संरक्षण प्राप्त है जो कि राष्ट्रपति सूची में जो लागू है। जो राष्ट्रपति बोला है कि राष्ट्रीय आपात लगा, इसी सेक्टर से लगा, इसी ये मूलाधिकार छीने जाएंगे, सिर्फ उसी से रिलेटेड आप उसके क्या बोलते हैं, सिर्फ उसी से रिलेटेड क्या कर सकते हैं आप, आपकी जो मूल अधिकार वो छीने सकते, बाकी जो मूल अधिकार आपसे नहीं छीने सकते, ये बोला गया। जो राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड जो भी मूल अधिकार है उसी को सिर्फ छीना जा सकता है, बाकी जो आपका मूल अधिकार वो संरक्षित रहेगा, उसके प्रति आप चुनौती भी दे सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट में ये बोला गया था। बस ठीक है। अब देखो बार बार हम पढ़ रहे हैं, दो चीज़ जिक्र कर रहे हैं, 358 और 359 का जिक्र कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि नहीं? तो दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं भाई। 358 क्या है, 359 क्या है, 358 359 है क्या, बारी बारी से इसमें अंतर क्या है ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है कि अनुच्छेद 358 जो है केवल अनुच्छेद 19 के लिए वैलिड है कि नहीं, के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है क्या है, इसकी अनुच्छेद 19 के अलावा 20 और 21 के अलावा जितने भी आपके पास मूल अधिकार सबसे रिलेटेड है। यानी कि अनुच्छेद 358 जो है सिर्फ आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड है, अनुच्छेद 19 से रिलेटेड, लेकिन जो 359 है वो सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित हो जाता है। जो राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड है वो सबसे रिलेटेड है अनुच्छेद 359 में। ये बात आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। 358 सिर्फ अनुच्छेद 19 के लिए है, और बाकी जो आपके मूल अधिकार है उससे रिलेटेड कौन है, 359 नंबर अनुच्छेद रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार को निलंबित कर देता है। अनुच्छेद 358 में ये जिक्र है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, आपके जो मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए हैं वो अपने आप क्या कर लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन 359 में ये बात नहीं है। आपको उन 359 में जो बोला गया है कि जो आपका मूल अधिकार बाकी बचा हुआ है वो राष्ट्रपति आपका बोल के छीनेगा। ऐसा नहीं कि लागू हो गया तो आपको जितने मूल अधिकार छीन लिया जाए, ऐसा नहीं है। जो 359 में जिक्र किया गया कि मूल अधिकार को निलंबित स्वतः नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को शक्ति देता है वह मूल अधिकार को निलंबित को लागू करे। यानी कि राष्ट्रपति लागू करेगा कि कौन कौन से आपके मूल अधिकार छीने जा रहे हैं, ये नहीं कि अपने आप ऑटोमेटिक छीन लिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 19 वाला जो है ऑटोमेटिक छीन लिया जाता है, जैसे ही लागू होगा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा मूल अधिकार। लेकिन बाकी जो है वो 359 में जिक्र जो है उसके लिए राष्ट्रपति आपको लिख के भेजेगा, यानी कि राष्ट्रपति लागू करेगा तो ही आपसे छीना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, अनुच्छेद 358 बोल रहा है केवल बाह्य आपातकाल के लिए लागू होगा। वही पढ़ चुके थे कि आर्टिकल नंबर जो 19 लगता है, अनुच्छेद 19 में जो आपातकाल जो भी मूल अधिकार हो कब लागू होता है, सिर्फ बाह्य आपातकाल, यानी कि जब युद्ध होगा या तो बाहरी आक्रमण होगा तभी जाकर वैलिड है, तभी आपसे जो मूल अधिकार छीने जा सकते हैं, बाकी कंडीशन में नहीं छीने जा सकते हैं। लेकिन जो 359 में जिक्र किया गया है, जितने भी बाकी हैं ये दोनों कंडीशन में सब जितने भी हैं, बाह्य और आंतरिक दोनों मामले में क्या हो सकता है, आपके मूल अधिकार को छीने जा सकते हैं। याद रखना ये बात। बाकी जितने मूल अधिकार हैं जिसका जिक्र 359 में है वो दोनों कंडीशन में हो सकते हैं, यानी कि बाह्य आक्रमण हो या तो इंटरनल यानी कि सशस्त्र विद्रोह हो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो सकते हैं, ये लागू होता है। लेकिन 358 जो अनुच्छेद 358 सिंपल बाह्य आपात कंडीशन में लागू होता है। याद रखना है पॉइंट, सिर्फ बाह्य आपातकाल, जब युद्ध होगा या तो बाहर आक्रमण होगा तो ही लागू होगा। अनुच्छेद 358 के बारे में बोल रहा है कि अनुच्छेद 19 को आपातकाल संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है। हाँ ये देखो पॉइंट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब अनुच्छेद 358 लगते हैं तो क्या होगा, जब अनुच्छेद 19 से आपका छीन लिया जाता है, अनुच्छेद 19 में जितने भी आपका पावर है छीन लिया जाते हैं। लेकिन कब तक के लिए छीना जाता है, जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, यानी कि संपूर्ण कार्यकाल के लिए। जब तक राष्ट्रीय आपातकाल है तब तक आपका जो मूल अधिकार है आपका छीन लिया जाएगा, अनुच्छेद 19 आपका छीन लिया जाएगा, कुल मिलाकर ये मान लो। लेकिन 359 में ऐसा बात नहीं है। 359 में राष्ट्रपति आपको बोल के छीनेगा कि इतने से अवधि के लिए ले रहे हैं, या तो हो सकता है तो पूरे के लिए ले ले, मतलब जितने समय के लिए राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तब तक के लिए आपका मूल अधिकार छीन लिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए छीना जाए। सोच रहे हो, इतना अंतर है। 359 में ये अंतर है कि जो आपका मूल अधिकार है वो या तो पूरा जितने मतलब राष्ट्रीय आपात के लिए पूरे समय के लिए छीना जा सकता है, या तो कुछ समय के लिए छीना जा सकता। कौन डिसाइड करे, तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। लेकिन 358 में है कि पूरा का पूरा समय जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब तक आपके पास मूल अधिकार नहीं मिलेंगे, जो अनुच्छेद नंबर 19 में जिक्र है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर आपको 19 जो पूरी तरह से छीन लिया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 358 में संपूर्ण देश तथा अनुच्छेद 358 किसी भाग में डालें। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अनुच्छेद 368 में जब आपके मूल अधिकार छीने जाते हैं तो ये होता है क्या, संपूर्ण देश के लिए वैलिड होता है, यानी कि पूरे देश में ये लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 358 जो लगते हैं तो पूरे देश के लिए लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं किसी राज्य में लगा दो, ऐसा नहीं है। जब आपको अनुच्छेद 19 छीने जाएंगे तो पूरे देश के लोगों से छीने जाएंगे, यानी कि अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में लागू होता है। लेकिन अनुच्छेद 359 जो है ये संपूर्ण देश में भी लागू हो सकता है, साथ में क्या होता है किसी भाग में भी लगा सकते हैं, यानी किसी राज्य में भी लगा सकते हैं, स्पेशल राज्य में। समझ रहे हो आप? यानी कि 358 पूरे देश में लागू हो सकता है, लेकिन 359 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भाग या पूरे देश में, दोनों कंडीशन में लागू हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, यानी कि पूरी से पूरी तरह से क्या करता है, खारिज कर देता है। अनुच्छेद 19 को क्या करता है, हटा देता है, कैंसिल आउट कर देता है। कौन? अनुच्छेद नंबर 358। लेकिन 359 में ऐसा जिक्र नहीं है। अनुच्छेद 359 में क्या बोल रहा है कि ये 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने भी मूल अधिकार को छीनता है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ देगा। सोच लो, अनुच्छेद क्या करता है 359 में, अनुच्छेद 20 और 21 को क्या करता है, निलंबन को लागू नहीं करता है। याद रखना है पॉइंट्स, 20 और 21 को छोड़ के बाकी सबको लागू कर देगा। अनुच्छेद 358 बोल रहा है कि राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को सामने न रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 358 क्या अधिकार दे रहा है किसी राज्य को कि आप अनुच्छेद 19 को क्या करते हैं, बर्बाद करने वाले, मतलब मान लो अनुच्छेद 19 को ना फॉलो करने वाले कानून ला सकते हैं। ये पावर देता है अनुच्छेद नंबर 358 किसी राज्य को कि अनुच्छेद 19 से रिलेटेड जितने भी मूल अधिकार को हटाने वाले या उसके विरोध में आप कानून ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 360 क्या देता है, केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में कार्य करने का अधिकार देता है जिसमें राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिया हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया है कि ये पॉइंट पे राष्ट्रीय आपात लगाए हैं, ये मूल अधिकार छीनो, तो सिर्फ वही आप छीन सकते हैं, पूरा आप नहीं छीन सकते हैं। समझ में आया? जो राष्ट्रपति बोलेगा उसी के प्रति आपको कानून बनाना है। लेकिन अनुच्छेद 19 वाले में ऐसा नहीं जिक्र है, अनुच्छेद 358 ऐसा जिक्र नहीं है। अनुच्छेद 19 में जितने भी दिया सबको प्रति आप ऑटोमेटिक बना दो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने 359 में आते हैं तो जो राष्ट्रपति ने बोला है सिर्फ वही करना होगा। समझ में आया? तो ये अनुच्छेद 360 में केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया, यानी कि हटाया गया। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा। हाँ, ये बोल रहा है कि पहली बार जब लगाया गया था, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात कब लगाया था, तो 62 का युद्ध जानते हो ना, पढ़ा होगा आपने कि भारत चाइना के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में। तो ये बड़ा 26 अक्टूबर 1962 को लगाया था। कौन सा आपात की स्थिति में लगाया था? 352 के अधीन क्या लगाया था, पहली बार लगाया गया था। राष्ट्रीय आपात कब लगाया था? बाह्य आक्रमण हुआ था, यानी चाइना ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर, तो 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था। और वापस कब लिया गया? जब राष्ट्रीय आपात लगाया गया तो जिसको खत्म कब किया गया था, 1968 में इसको खत्म कर दिया गया था। 1968 में क्या गया था, राष्ट्रीय आपात को हटा दिया गया था। लेकिन लगा कब था, तो 1962 में। याद रखना है पॉइंट कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया, तो 1962 में लगाया गया था। किस स्थिति में लगाया? तो बाह्य आक्रमण हो गया था, चाइना ने करा था, तब लगाया गया था 352। और 352 किससे रिलेटेड है, तो राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। अब दूसरी तीसरी बार भी लगाया, देखो अभी एक बार थोड़ी लगाया, देखो 2 बार भी लगाया। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया, तो 3 दिसंबर 1971 में लगाया गया था, जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, यानी कि युद्ध का स्थिति बन गया। तो युद्ध की स्थिति में भी लगा सकते हैं, तो 1971 में लगाया गया था, जब पाकिस्तान से युद्ध हो गया था उस समय लगाया गया था। तीसरी बार भी लगाया गया। तीसरी बार देखो कब लगाया गया, तीसरी बार जो लगाया गया राष्ट्रीय आपात तो घोषणा हुआ था 26 जून 1975 को लगाया गया था। इसमें रीज़न क्या है, आंतरिक गड़बड़ी हुआ था, यानी कि आंतरिक विद्रोह हुआ था, गन बंदूक लेकर लड़ाई हो गया, आंतरिक विद्रोह वही हो गया, आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर लगाई गई थी। अब बोल रहा है कि जो दूसरा और तीसरा जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था उसको समाप्त कब किया गया था, तो समाप्त किया गया था 1977 मार्च 1977 में इसको समाप्त किया गया था, दोनों को। ये बात याद रखना है। तो पहले आपको याद है 1962 में लगाया गया राष्ट्रीय आपात, चाइना ने युद्ध क्या करा था, आक्रमण कर दिया था। दूसरा जो लगाया गया 1971 में लगाया गया, और तीसरा जो लगाया गया 1975 में लगाया गया। ये बात एकदम दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि राज्य में, आप देखो दूसरा जो है राष्ट्रीय, हम ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, आपात उपबंधन पढ़ रहे थे, इमरजेंसी कंडीशन पढ़ रहे थे। तो पहला तो हम पढ़ चुके हैं, अब यही राष्ट्रीय आपात हमला फिनिश हो गया जो अनुच्छेद 352। अब दूसरा पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद नंबर 356 पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यह है दूसरा टॉपिक। जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य पे लगता है तो कैसे क्या होता है वो पढ़ते हैं, जिक्र है इसका। जिक्र कहाँ है, तो 356 में इसका जिक्र है। याद रखना है पॉइंट्स कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का जो जिक्र है वो अनुच्छेद नंबर 356 में दिया गया। 356
अनुच्छेद 356 क्या बोलता है भाई? बोल रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। कब? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि संविधान का फॉलो नहीं हो रहा, संवैधानिक तंत्र क्या हो गया, क्या बोलता है, विफल हो गया, तो उस कंडीशन में लगता है राष्ट्रपति शासन। इसमें बोला है राज्य संघ की कार्यपालिका किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने का असमर्थ है, यानी कि सेंट्रल ने कोई ऑर्डर दिया या कोई काम करने बोला और राज्य की जो कार्यपालिका है वो काम कर ही नहीं रहा है, राज्य संघ की कार्यपालिका में किन्हीं दो निर्देशों का अनुपालन करने के असमर्थ है, कोई काम कर ही नहीं रहा है, संविधान का क्या बोलते पालन नहीं हो रहा है किसी राज्य में, सेंट्रल के बात को नहीं माना जा रहा है, तो उस कंडीशन में लगाया जाएंगे राष्ट्रपति शासन। समझ में आया? और आपात की घोषणा नहीं हो सकता है, लेकिन ये रखना कौन लगाएगा, तो राष्ट्रपति लगाएगा, हमेशा याद रखना राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा, तो राष्ट्रपति लगाएंगे। दूसरा पॉइंट में लिखा हो कि आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य को छोड़कर राज्य के प्रशासन कार्य में अपना हाथ में ले लेते हैं। देखो जनरली क्या होता है, जब कोई एक नॉर्मल सी राज्य सरकार चल रही है तो सेंट्रल का काम क्या है, जो संघ का काम क्या है, जनरली क्या वो बोलता है, न्यायिक कार्य होता है। न्यायिक कार्य का मतलब क्या हो गया, या तो सपोर्ट देगा, या तो पूछेगा, या तो फैसला सुनाएगा। अब कोई राज्य सरकार चाह रहा है सेंट्रल सर ये चाहिए ये चाहिए, तो सिर्फ सजेशन ही देता है सेंट्रल, है कि नहीं? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सेंट्रल सजेशन देता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय जो मतलब क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो जो संघ का जो न्यायिक कार्य है उसको छोड़ देगा और सीधे अपना शासन जो है अपने हाथ में ले लेगा, जितने भी राज्य के शासन है वो अपने हाथ में ले लेगा। समझ में आ रहा है? पहले काम था, पहले सजेशन देना, हेल्प करना राज्य का काम था, सेंट्रल का काम। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो सीधे वो क्या करेगा, वहाँ के प्रशासन को ले लेगा अपने हाथ में, राज्य प्रशासन के कार्य को अपने हाथ में ले लेता है। ये पॉइंट लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि को 2 मास होती है, यानी कि राज्य में अगर आपातकाल लगाया गया, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो कब तक रहेगा, 2 महीने तक वैलिड रहेगा। हाँ, तो 2 महीने तक वैलिड रहेगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। देखो क्या है, अगर आप चाहते हैं कि इससे अधिक मतलब लगा रहे, राष्ट्रपति शासन में किसी राज्य में 2 महीने से ज़्यादा लगा रहे, जनरली अगर राष्ट्रपति लागू करेगा तो मात्र 2 महीने का वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो संसद को अनुमति लेना होगा, और संसद डिसाइड करेगा तो इसको क्या होगा, 6 महीने तक हो जाएगा। अगर संसद बोलता है कि हाँ ठीक है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो बढ़ के कितना, 6 महीने तक बढ़ के चल जाएगा, यानी 2 महीने से 6 महीने हो गया। सोच लो, आप चाहते हैं कि इसको फिर से बढ़ाया जाता है, अधिकतम 3 वर्ष तक इसको राज्य की बदल एक राज्य परिवर्तन बना सकती है, इसे अधिक किसी संविधान में नहीं लिखा। ये देखो बहुत गड़बड़ पॉइंट है। अगर किसी भी राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लागू करना भी चाहते हैं तो मैक्सिमम क्या लगा सकते हैं, 3 वर्ष तक लगा सकते हैं, अधिकतम 3 वर्ष तक। 3 साल से ज़्यादा किसी भी राज्य में आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। ये पॉइंट आप याद रखें, लगातार आपको लगाना है तो लगातार आप 3 साल तक लगा सकते हो। अगर राष्ट्रपति ने लगाया तो जनरली 2 महीने तक लगाता है, 2 महीने तक लगाएगा, 2 महीने तक वैलिड रहेगा। अब उसको बढ़ाना चाहते हो तो संसद में जाइए, संसद बढ़ा के उसको 6 महीने कर देगा। लेकिन आप मैक्सिमम कितना साल तक रख सकते हो, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति लगाते हो तो 3 साल तक लगा सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये बात आप दिमाग में डाल लो। अगर आप इससे ज़्यादा आप लगाते हो राष्ट्रपति शासन, इसका मतलब आप संविधान का संशोधन का संविधान क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो आप। अब इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अगर 3 साल से भी आप ज़्यादा लगाना चाह रहे हो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो इसके लिए आपको संविधान को ही चेंज करना पड़ेगा। संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में लिया होगा 3 साल से ज़्यादा आप लगा नहीं सकते हैं लगातार। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि सर्वप्रथम सवाल आ सकता है कि राष्ट्रपति शासन कब लगा था किसी राज्य में, पहली बार कब लगाया था, किस राज्य में लगाया था। तो पहली बार जो लगाया था पंजाब में लगाया गया था, ये बात याद रखना है। सवाल आ सकता है कि पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में लगाया गया था। कब लगाया था, तो 20 जुलाई 1951 को लगाया गया था। 20 जुलाई 1951 को लगाया था पहली बार, पंजाब में लगाया था राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 जिक्र है राष्ट्रपति शासन का, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ लगा है, किसी कौन सा ऐसा राज्य है या यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे क्या लगा है, सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ लगभग देखो 6 साल तक रहा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको होगा। यहाँ पे अभी हमने क्या बोला, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार में 19/7/1990 से लेकर 9/10/1996, यानी कि 90 से लेकर 96 साल तक, यानी लगभग कितना हो गया, 6 वर्ष लग रहा है। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अधिकतम 3 वर्ष के लिए वैलिड है। अब तो गड़बड़ लग रहा है आपको, लग रहा है कि नहीं, अधिकतम 3 वर्ष के लिए वैलिड है, यहाँ पे 6 वर्ष लिखा हुआ है, 6 वर्ष सारा जोड़ने के बाद। लेकिन लगा है तो, लेकिन क्या लगा है यहाँ पे, गैपिंग करके लगा, ऐसा नहीं कि लगातार लग गया 6 साल। ये पॉइंट है, आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 3 साल लगा, फिर से 3 साल लगा, याद रखना है। तो गैपिंग किया गया, ऐसा नहीं है कि लगातार 6 साल तक लगा रहा है। राष्ट्रपति शासन लगाया गया जम्मू कश्मीर, लेकिन लगातार वो 3 साल से ज़्यादा नहीं लगा सकता, क्योंकि संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। फिर वो क्या करा, बारी बारी से 3 साल, फिर से 3 साल, उस तरह से लगाया गया है। यानी कि मैक्सिमम 6 साल तक लगा है किसी भी राज्य में, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
पहला राज्य कौन है जहाँ पे राष्ट्रीय शासन लागू हुआ? तो पंजाब। और सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रीय शासन कहाँ लगा? तो जम्मू एंड कश्मीर। 2 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या था? इमरजेंसी कंडीशन। पहला कंडीशन आपने पढ़ा क्या? कि राष्ट्रीय आपात लगाए जा सकते हैं। दूसरा आपने पढ़ा राष्ट्रीय शासन लगाए जा सकते हैं 356 में। अब तीसरा पढ़ा था कि कौन से इमरजेंसी कंडीशन आएंगे? वित्तीय आपात आएगा, यानी कि वित्तीय, पैसे की कमी, पैसे वाली बात है। वित्तीय मतलब पैसे वाली बात है कि नहीं? तो इसका जिक्र कहाँ किया गया? अनुच्छेद नंबर 360 में जिक्र किया गया। इसको बोलते हैं वित्तीय आपात, पैसे की कमी। जब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत क्या बोला गया है? राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब विश्वास हो जाए कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि जो देश का स्थिति है वो डामाडोल है, पैसा जो खजाना है हमारा पैसा रखा वो खत्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या लगा देगा? वित्तीय आपात लगाएगा। कौन लगाएगा? तो राष्ट्रपति हमारे लगाएंगे। तीनों तो भाई राष्ट्रपति लगाएंगे, जितने में बात हो कौन लगाए? राष्ट्रपति लगाएगा, है कि नहीं? तो कब लगा? जब राष्ट्रपति को ऐसा शक हो जाएगा चलो भाई पैसा कम रहा है, स्थिति देश का खराब है, महंगाई बढ़ गया, ये हो गया, दिस दैट हो गया, कैसे पाकिस्तान का भी हाल फिलहाल में चल रहा है, तो उसी कंडीशन में क्या लगाए जाएंगे? हमारे देश के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, मतलब वित्तीय आपात लगाएंगे। राष्ट्रीय आपात नहीं बल्कि वित्तीय आपात लगाएंगे, पैसे से रिलेटेड बात। वित्तीय आपात की घोषणा 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना होता है, उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। अगर वित्तीय आपात लगाया गया है तो 2 महीने के भीतर आपको संसद में पेश करना होगा। ऐसा नहीं कि वित्तीय आपात लगा दिया तब घूम रहे हैं खुला, राष्ट्रपति ने लगा दिया तो ऐसे थोड़ी हो गया। उसको संसद के सामने पेश करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, और संसद डिसाइड करेगा कि चलो वित्तीय आपात लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो 2 महीने के भीतर आपको क्या करना होगा? संसद के दोनों सदनों के बीच, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने क्या करना पड़ेगा? आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। वित्तीय आपात की जो घोषणा उसको प्रस्तुत करेंगे और वो चेक करेगा संसद। समझ में आया? लिख रहा है कि जब वित्तीय आपात घोषणा हो रही है उस समय की जाती है जब लोकसभा भी घटित हो। अब देखो, अब ये भी कंडीशन तो हो सकता है जिसमें वित्तीय आपात लागू हुआ उसमें लोकसभा भी घटित हो गया, लोकसभा है ही नहीं, उसमें काम ही नहीं कर रहा है। तब क्या करोगे? तब आप जाओगे राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा के अगर 2 महीने के भीतर क्या करेगा? राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत ये लागू होगा। या तो लोकसभा काम कर ले, 2 महीने के भीतर लोकसभा डिसाइड कर दो, अगर लोकसभा नहीं तो सीधा आप राज्यसभा में चला जाओ, राज्यसभा डिसीजन दे देगा कि चलो हाँ वैलिड है, सही है, गलत है, जो भी है। तो राज्यसभा जब तक बोला जब तक टेम्प्रोरी के लिए है, राज्यसभा हमेशा के लिए नहीं, टेम्प्रोरी के लिए है मात्र, ये समझ लो। तो राज्यसभा क्या कर सकते? स्वीकृति मिलने के उपरांत आप आगे काम कर सकते हैं, यानी कि वित्तीय आपात आप लागू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका जैसे बोलते हैं लोकसभा शुरू हो गया तो फिर से आपको जाना पड़ेगा लोकसभा के पास, और लोकसभा फिर क्या करेगा? 30 दिन के अंदर आपको देगा स्वीकृति। अगर नहीं देता तो जैसे ही आपको जो वित्तीय आपात कैंसिल आउट हो जाएगा, भले ही वो राज्यसभा ने आपको स्वीकृति दे दिया हो। मतलब कुल मिलाकर ये है, देखो जल्दी पता नहीं चला, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है लोकसभा और ये हमारा है राज्यसभा। हम लाएँ वित्तीय आपात लागू हो गया है। वित्तीय आपात लागू हुआ जिसमें लोकसभा काम नहीं कर रहा, विघटित है, तो क्या जाएंगे? 2 महीने के भीतर क्या जाएंगे? 2 महीने के भीतर क्या करेगा? राज्यसभा के पास जाएंगे। तो राज्यसभा 2 महीने के भीतर क्या करेगा? नियम कानून बना के बोलेगा कि जाइए आगे आप काम कर सकते हैं, यानी कि वित्तीय आपात आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वित्तीय आपात लागू कर दिया। ये 2 महीने के अंदर राज्यसभा को डिसीजन दे देगा। ठीक है, अब फिर क्या हो रहा है कि लोकसभा फिर से काम करना शुरू कर दिया। उस समय लोकसभा तो काम नहीं कर रहा था, माना कि लोकसभा फिर से शुरू हो गया, लोकसभा कार्यकाल शुरू हो गया। तो फिर ये बात ऐसा नहीं कि आपका वैलिड हो गया तो आप राज्यसभा की बात मान के अपना चले रहे हैं, अपना मन चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको जैसे ही लोकसभा शुरू होगा लोकसभा में आपको पहुंचना पड़ेगा। भले ही राज्यसभा ने आपको स्वीकृति दे दिया और फिर भी आपको ले जाना पड़ेगा लोकसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा के लोगों का स्वीकृति लेना जरूरी है। तो फिर लोकसभा आपको स्वीकृति देगा कि चले सही है, हाँ वित्तीय आपात लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा ने आपको मना कर दिया कि नहीं 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 लागू कर सकते, तो आपको वित्तीय आपात हटाने पड़ेंगे। भले ही आपको राज्यसभा ने स्वीकृति दे दिया हो, फिर भी लोकसभा ने हाँ बोला तो सही है, ना बोला तो आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं है तो जब तक आप राज्यसभा से के परमिशन से काम चला सकते हो। समझ में आया? कुल मिला के यही मान लो कि जैसे डायरेक्टर हमारा नहीं है, किसी अब स्कूल में पढ़ते होगे बच्चे आप लोग, तो मान लो कि वहाँ का डायरेक्टर सर नहीं है, तो डायरेक्टर सर नहीं तो कोई तो टीचर रहता है उनके जगह पे, तो उनसे आप परमिशन ले लिए, आप एडमिशन ले लिए उनसे, मतलब कुछ करके आपने कोई काम करना हो तो उनसे परमिशन लेकर आप काम कर रहे हैं। अब जैसे ही प्रिंसिपल सर आए हैं जो हेड हैं, तो फिर से उनके पास जाना पड़ेगा, सर ये काम करना है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब हेड प्रिंसिपल आपसे मना कर दें तो आपको मना कर देना है, भले ही वो पिछले वाले टीचर आपने परमिशन दे दिया हो, लेकिन हेड प्रिंसिपल आपको मना कर दिया तो आपको हटा दिया जाए, मतलब आपको नहीं करना। अगर उनको परमिशन दे दिया तो आपको करना है। वही वाली बात ये है कि हेड यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा में स्वीकृति चलो ठीक है आगे काम कर सकते हो, लेकिन लोकसभा आएगा तो लोकसभा से डिसीजन लेना जरूरी है। ये पॉइंट बोला गया है वित्तीय आपात के लिए, क्योंकि वित्तीय आपात के लिए लोकसभा बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, ये बात दिमाग में घुस गया होगा मेरे ख्याल से। 30 दिन के अंदर क्या करेगा लोकसभा? क्या करेगा? आपको डिसीजन देगा, जैसे नया वाला सत्र शुरू होगा उसके अंदर 30 दिन के अंदर आपको स्वीकृति देगा। नहीं दिया तो वो कैंसिल आउट। बोला अधिकतर समय सीमा निर्धारित नहीं किया। वित्तीय आपात किसी भी देश में लगाया तो समय सीमा निर्धारित नहीं है, इनकी हमेशा के लिए लग सकता है। अगर वित्तीय आपात लागू हो गया तो हो सकता है लागू है तो लागू रहेगा, कोई फिक्स नहीं है। जैसे से पहले आपने पढ़ा था
जैसे आपने राष्ट्रीय शासन भी पढ़ा था कि उसमें भी टाइम था, क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आपात पढ़ा था, उसमें भी टाइमिंग था। लेकिन इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं है। इसमें है कि वित्तीय आपात लग गया तो लग गया, कोई 2 साल 3 साल कुछ नहीं, लगा हुआ है तो लगा हुआ है। इसमें एक कंडीशन ये है कि आपने लागू किया तो उसको हटाने के लिए हटाना पड़ेगा, राष्ट्रपति चाहेगा तो हटाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, अधिकतम समय निर्धारित नहीं की गई है, दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त की। हाँ, इस सदन के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो जाए तो अनिश्चितकाल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा और जैसे वापस नहीं लेता। अगर दोनों सदन ने क्या बोलते हैं मंजूरी दे दिया है कि चलिए वित्तीय आपात लागू कर दीजिए, राज्यसभा ने भी बोल दिया, लोकसभा ने बोल दिया, तो अनंत काल के लिए चालू रहेगा अगर वित्तीय आपात काल। अब क्या कौन करेगा कंट्रोल भाई, तो राष्ट्रपति के पास हाथ में है। अब राष्ट्रपति चाहे तो वित्तीय आपातकाल घोषणा को क्या करता, किसी भी समय वापस ले सकता है। समझाया, वित्तीय आपातकाल तो लाया है राष्ट्रपति ही नहीं संसद के परमिशन से, और राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको खारिज भी करेगा। तो राष्ट्रपति के हाथ में सारा है, ये छोड़ सकता, खुला छोड़ दे, वित्तीय आपात लगा है तो लगा है, लेकिन राष्ट्रपति वापस लेना चाहे तो वापस ले सकता है। कौन ले सकता है, तो राष्ट्रपति ले सकता है। ठीक है, बीच में एक पॉइंट आ गया है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, बीच का एक है तो ध्यान देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। बोल रहा है कि शपथ और त्यागपत्र की बात बोल रहे हैं कि शपथ कौन दिलाएगा, किसी भी ये जो लिस्ट है तो शपथ कौन दिलाता है, और अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं मतलब रिजाइन देना चाहते हैं, किसके हाथ में रिजाइन देंगे। ये 2 पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेंगे, तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश के सामने क्या लेंगे, शपथ लेंगे। लेकिन उनको रिजाइन मारना हो तो किसको रेजिग्नेशन देंगे, तो त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। याद रखना, राष्ट्रपति शपथ लेंगे मुख्य न्यायाधीश के सामने और त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। अब आते हैं उपराष्ट्रपति भाई साहब, उपराष्ट्रपति किसको देंगे, त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को, और शपथ भी लेंगे राष्ट्रपति के सामने। पॉइंट याद रखना, उपराष्ट्रपति दोनों काम है, यानी कि शपथ लेना या त्यागपत्र देना, दोनों किसको, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल है वो किसके शपथ कहाँ लेगा, तो राज्य का जो हाई कोर्ट्स है, उच्च न्यायालय मतलब क्या, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ हाई कोर्ट की बात की जा रही है। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसके सामने क्या कर रहे हैं, राज्यपाल शपथ लेगा। और त्यागपत्र देना होगा तो किसको देगा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि कंट्रोल कौन करता है, राष्ट्रपति करता है कंट्रोल राज्यपाल को। तो त्यागपत्र किसको देना होगा, राष्ट्रपति को देना होगा। नेक्स्ट आता है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश समझ लो, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ किसके सामने लेते हैं, तो वो लेते हैं राष्ट्रपति के सामने। देखो एक दूसरे का अपोजिट है, राष्ट्रपति शपथ लेगा मुख्य न्यायाधीश के सामने और मुख्य न्यायाधीश शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग है। तो मुख्य न्यायाधीश क्या करें, राष्ट्रपति के सामने क्या शपथ लेंगे और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। त्यागपत्र देना वो दोनों काम राष्ट्रपति के सामने। मुख्य न्यायाधीश का शपथ भी लेगा राष्ट्रपति के सामने, त्यागपत्र भी देगा राष्ट्रपति को, दोनों काम। अब आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में सेम कंडीशन है, प्रधानमंत्री भी क्या कर शपथ लेगा किसके सामने, शपथ कौन दिलाएगा, शपथ लेना होगा राष्ट्रपति के सामने, और त्यागपत्र भी क्या करेगा, राष्ट्रपति को देना होगा। यानी कि राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब आता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, होते हैं कि नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए क्या होता है, उनको शपथ नहीं होना था, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष बनना हो तो उसके लिए कोई शपथ नहीं है, सीधे आपको चुन लिया जाएगा, आप बना दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर उपराष्ट्रपति बने, आपको डायरेक्ट बना दिया जाएगा, आपको शपथ लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप शपथ ले चुके हैं। उपराष्ट्रपति पद की आप शपथ लिए हैं कि नहीं, राष्ट्रपति के सामने ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन तो अब दोबारा थोड़ी लेना है शपथ, बार बार थोड़ी लेना है। तो वही बात है, लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं वही होते हैं अध्यक्ष, तो शपथ नहीं लेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष बन रहे हैं तो शपथ नहीं लेंगे, लेकिन त्यागपत्र देना हो तो किसको देंगे, वो उपाध्यक्ष को देंगे। देखो यहाँ पे आपको बच्चे को कन्फ्यूजन होगा। राज्यसभा लोकसभा, एक सेकेंड, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष तो स्पीकर होता है ना, हम उल्टा पढ़ते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे उल्टा हो गया, ध्यान देना है कि लोकसभा के अध्यक्ष क्या करे, शपथ नहीं लेता, लेकिन जो क्या बोलते हैं त्यागपत्र देगा, क्या देगा, उपाध्यक्ष को देगा। ये पॉइंट याद रखना है, लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे, शपथ नहीं लेते हैं और त्यागपत्र किसको देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे आपको याद होने चाहिए। और एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन अभी हो रहा है, आप देख लीजिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है और राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति किसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वित्तीय आपात का प्रभाव क्या, जैसे अभी पढ़ रहे थे वित्तीय आपात 360 नंबर अनुच्छेद पढ़ रहे थे, इसमें इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रभाव तो ये पड़ेगा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ अथवा राज्य सरकारों के अधिकारियों का वेतन कम किया जा सकता है। वित्तीय यानी पैसे की कमी है भाई, तो पैसा कमी है तो सबको वेतन तो घटाएंगे ना, तो वेतन किसके घटाएंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घटाएंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को घटा सकते हैं, या तो अन्य राज्य सरकार के अधिकारी, उनको सबके वेतन का कम किया जा सकता है अगर लागू होता है तो।
दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि जो राष्ट्रपति का आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, यानी कि राष्ट्रपति कुछ ही बोल सकता है किसी भी राज्य सरकार को कि एक खर्चा मत करो, एक खर्चा मत करो, यानी निर्देश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। राष्ट्रपति को ऑर्डर देने का पावर है इसमें, लेकिन रिलेटेड किससे होना चाहिए? पैसे से रिलेटेड होना चाहिए बात, वित्तीय आपात कंडीशन में। तीसरा पॉइंट बोला है कि राष्ट्रपति यह अधिकार है, हो सकता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश की राज्य सरकार समस्त वित्त आदि हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रपति के पास ये पावर है, जैसे वित्त आपात लग गया, वित्तीय आपात लग गया, तो राष्ट्रपति के पास पावर ये मिल जाता है कि राज्य सरकार कोई भी अगर विधेयक पारित कर रहा है जो कि वित्त विधेयक है, यानी कि पैसे से रिलेटेड कोई विधेयक है, नियम कानून है। अब राज्य ने बोल रहा है कि चलो हमको राज्य में मेट्रो बनाना है, हम इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं, ये विधेयक ला दिया कोई, ऐसा थोड़ी कि ला देगा उस कंडीशन में। जब वित्तीय आपात लगा होगा तो उस कंडीशन में नहीं ला सकता है। क्यों नहीं ला सकता है? उसको पहले परमिशन लेना होगा राष्ट्रपति से कि सर हम वित्तीय क्या विधेयक लाना चाह रहे हैं, इसलिए पैसा खर्च करना चाहते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पूछना पड़ेगा। किस कंडीशन में? जब वित्तीय आपात लगा होता हो। तो ये बोला राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य की समस्त वित्तीय विधेयक उनकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाए। विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है जो विधि विधेयक है राज्य द्वारा, और बिना राष्ट्रपति के परमिशन के आप नहीं विधेयक पारित कर सकते विधानसभा के अंदर, ये बोला जा रहा है, ये पावर है। लास्ट क्या है? लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य के धन संबंधी विभाजन प्रावधानों के आवश्यक संशोधन कर सकती है। जैसे धन का जो बंटवारा किया जाता है, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, पैसे को बंटवारा किया जाता है राज्य और केंद्र के बीच में, होता है कि नहीं? तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, राष्ट्रपति संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लो, मनरेगा जो होता है, मनरेगा में क्या होता है, 80% जो पैसा कौन देता है? सेंट्रल देता है, यानी कि केंद्र सरकार देता है 80% पैसा मनरेगा के लिए, और 20% मात्र कौन देता है? राज्य सरकार देता है। तो ये पैसा का बंटवारा किया गया है कि नहीं? तो इसमें भी संशोधन कौन कर सकता है? हमारे राष्ट्रपति वो संशोधन कर सकते हैं कि नहीं इतना पैसा हम नहीं देंगे, इससे कम देंगे, चाहे ये करेंगे वो करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा है राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। ये था हमारा वित्तीय आपात। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं, तीनों आपात, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद नंबर 360, ये तीनों हम लोग इमरजेंसी कंडीशन पढ़ चुके हैं। ये था हमारा आज का आपात उपबंधन जो कि फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।